कहानी की शुरुआत में हम यूगोस्लाविया के बोस्निया शहर को देखते हैं। वहाँ हमें आर्मी मेजर अल्वारेज दिखाई देता है, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक लोकल मेले में घूमने आया होता है। तभी उसकी पत्नी और बेटा एक अमेरिकन कंपनी के स्टोर के सामने कुछ खरीदने जाते हैं और उसी पल एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर वहाँ मौजूद कई लोगों की जान चली जाती है। इस आतंकी हमले में अल्वारो अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा मारे जा चुके हैं और उनके शव वहीं पड़े होते हैं। इस हमले में मारे गए सभी लोगों, खास तौर पर वीआईपीज का पूरे सम्मान के साथ फ्यूनरल किया जाता है। उधर यूगोस्लाविया में इस हमले के बाद देश की सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और पता लगाने में जुट जाती है कि इस हमले के पीछे आखिर कौन लोग शामिल थे। इस जांच मिशन की पूरी जिम्मेदारी आर्मी मेजर अल्वारो को दी जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई अपना बाकी नहीं बचा होता। इसलिए वो किसी भी हाल में इस हमले का बदला लेने की कसम खा लेता है। दूसरी तरफ हम अमेरिका में एक आर्मी बेस कैंप देखते हैं, जहाँ कमांडर स्कॉट अपनी टीम के कुछ सोल्जर्स को अपनी केबिन में बुलाता है। ये सभी सोल्जर्स स्पेशली ट्रेंड होते हैं, जो कुछ ही दिन पहले रेगुलर आर्मी से नेवी सील्स में ज्वाइन हुए होते हैं। कमांडर सबको बताता है कि पूरा कोलंबिया धीरे धीरे तबाही की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमें बहुत जल्दी इसे बचाना होगा। वो वहाँ एक मिशन के लिए टीम बनाता है और इस टीम की कमान लेफ्टिनेंट सैम मैकलिन को सौंप देता है। सैम अपनी टीम में 4 और लोगों को चुनता है। अब इन चारों से तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं। पहला है लेफ्टिनेंट केविन फास्ट, एक स्ट्रॉन्ग और हेवीली आर्म्ड कमांडो। दूसरा कमांडो है स्टीव कार्टर और जूनियर कमांडो है कार्टर हॉलैंड। लेफ्टिनेंट सैम मैकलिन अपनी टीम के साथ पूरे मिशन का प्लान अच्छे से समझ लेता है और उसी रात ये सभी प्लेन से अमेरिका से कोलंबिया के लिए उड़ान भरते हैं। तय इलाके में पहुंचते ही ये लोग प्लेन से छलांग लगाकर नीचे जंगल के बीच बह रही एक शाखा नदी में उतरते हैं। पानी से बाहर आकर सबसे पहले ये एयर पोर्टेबल बोट को हवा भरकर रेडी करते हैं। इसके बाद बाकी लोग अपने खतरनाक हथियार सेटअप करते हैं और हर एक अपने शरीर पर 3-3 कैमरे इंस्टॉल कर लेता है। फिर ये सभी बोट में बैठकर पानी में उतरते हैं और बहुत धीरे धीरे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही थर्मल विजन में इन्हें आगे पानी के अंदर एक तार दिखाई देता है, जिस वजह से ये वहीं रुक जाते हैं। तभी एक कमांडो उस तार को चेक करने के लिए पानी में उतर जाता है। वो कमांडो उस तार को फॉलो करते करते नदी के किनारे की कीचड़ में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि दोनों तरफ उस तार को लैंड माइन्स से बांध कर रखा गया है। भाई, क्या लेवल की चालाकी है। पानी के नीचे भी मौत का जाल बिछाया गया था। वो कमांडो बेहद सावधानी से उन माइन्स से जुड़े तार को काट देता है और फिर सब लोग वापस बोट पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है और हर कदम पर जानलेवा जाल बिछा हुआ होता है, जिनके बीच से ये टीम आगे बढ़ती जाती है। उधर अमेरिका के कैंप से कमांडर स्कॉट इस पूरे मिशन को लाइव देख रहा होता है। सील टीम किनारे पहुंचकर अपनी बोट को ऊपर खींच लेती है और अब जंगल के अंदर आगे बढ़ना शुरू करती है। कहाँ, किस जगह कौन सा जाल लगा है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। फिर भी वो लोग बेहद सतर्कता से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जंगली टावर दिखाई देता है। इसके बाद वो वहाँ एक कैमरा सेट करके उसे ऑन कर देते हैं और कैमरे को लताओं पतों से ढक देते हैं। पहले पूरे इलाके की रेकी करने के बाद वो कांटेदार तारों की बाड़ काटते हैं और एक एक करके अंदर घुसना शुरू करते हैं। नौसेना सील्स की टीम अंदर भारी संख्या में कोलंबियन आर्मी को देखती है, जो अपनी राइफलों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। सील टीम का मकसद था कि हर तरह के रडार से बचते हुए चुपचाप उन आर्मी यूनिट्स तक पहुंचा जाए और उन्हें इस मिशन में शामिल किया जाए। लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि उस आर्मी यूनिट का मैनेजर अपनी पूरी टीम को मोटिवेट कर रहा है कि किसी भी हालत में उस डार्क लॉर्ड को कोलंबिया से बाहर खदेड़ना है और यही उनका मेन टारगेट है। यानी नेवी सील्स और कोलंबियन आर्मी दोनों का मिशन एक ही है। हालांकि नेवी सील्स को ये नहीं पता होता कि ये आर्मी उन पर हमला नहीं करेगी, बल्कि दोनों का मकसद एक ही होने वाला है। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए वो रडार से बचते हुए छिप छिप कर अंदर बढ़ते रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कैंप के अंदर पहुंचकर केविन देखता है कि वहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स मौजूद हैं। वहीं दूसरे रूम में कई 100 गैलन पेट्रोल रखा हुआ होता है। ये सब देखकर सील टीम को लगने लगता है कि शायद ये कोलंबियन आर्मी भी उसी ड्रग लॉर्ड के लिए काम कर रही है। लेकिन असल में ये ड्रग्स कोलंबियन आर्मी ने उस ड्रग लॉर्ड के ठिकाने पर रेड मारकर जब्त की थी और इतना सारा पेट्रोल उन्होंने बाद में उसके पूरे अड्डे को जला देने के लिए जमा करके रखा था। अंदर ये सब चल ही रहा होता है, तभी बाहर अचानक कोलंबियन आर्मी कैंप पर यूगोस्लाविया से आई एक हथियारबंद विद्रोही फोर्स हमला कर देती है। वो लोग पूरे कैंप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबसे पहले मीटिंग रूम में घुसकर बेरहमी से पूरी कोलंबियन आर्मी टीम को मार डालते हैं। सभी को खत्म करने के बाद हमें इस विद्रोही फोर्स का लीडर दिखाई देता है। हाँ, यही वो यूगोस्लावियन मेजर है जिसकी पत्नी और बेटा उस आतंकी हमले में मारे गए थे। वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन किस्मत से कोलंबियन आर्मी का एक मेजर जिंदा बच जाता है। हालांकि यूगोस्लावियन विद्रोही फोर्स उसे पकड़कर कैद कर लेती है। दरअसल इस विद्रोही आर्मी को गुप्त सूत्रों से पता चल चुका होता है कि उस दिन यूगोस्लाविया में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड यही कोलंबियन आर्मी थी। इसी सच की तलाश में वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और आखिरकार हमला
हमला भी कर देते हैं। अचानक बाहर से हुए इस जबरदस्त हमले को देखकर सील टीम समझ ही नहीं पाती कि असल में हो क्या रहा है और कौन किस वजह से सभी आर्मी यूनिट्स को मार रहा है। लेकिन चूंकि वो पहले ही इस इलाके में घुस चुके होते हैं, इसलिए उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मजबूरी में सील टीम भी अपनी जान बचाने के लिए उन विद्रोही आर्मियों पर पलटवार शुरू कर देती है। ऊपर से एक और सील अपने स्नाइपर के जरिए बाकी चारों को कवर देता रहता है ताकि वो किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल सके। सील टीम के इस हमले को देखकर यूगोस्लावियन विद्रोही फोर्स को लगने लगता है कि शायद इन कोलंबियन आर्मियों के साथ साथ अमेरिकन आर्मी भी मिली हुई है। अब वो लोग पूरी ताकत से उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। मतलब तुम समझ ही सकते हो यहाँ जरा सी गलती भी कितनी भयानक मुसीबत खड़ी कर सकती है। वहाँ सील टीम और यूगोस्लावियन विद्रोही आर्मी के बीच जबरदस्त और खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। दोनों ही तरफ से कोई भी कम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा विद्रोही वहाँ पहुँचने लगते हैं, सील टीम समझ जाती है कि अब हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। जिस संख्या में विद्रोही आ रहे होते हैं और जिस बेरहमी से वो हमला कर रहे होते हैं, उस हालात में ये पांचों सील्स उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सील टीम पीछे हटना शुरू कर देती है। पीछे हटते वक्त सील टीम का एक कमांडो ग्रे बुरी तरह गोलियों से छलनी हो जाता है। उसे कवर देने की कोशिश में दूसरा सील कमांडो स्टीव भी गोली लगने से घायल हो जाता है। बाकी तीनों किसी तरह स्टीव को जंगल के अंदर खींच लाते हैं, लेकिन ग्रे को बचा नहीं पाते। आखिरकार ग्रे वहीं गोलियों से मारा जाता है। उधर स्टीव को गोली लगने से जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सील टीम अपने हथियार और बॉडी कैमरे तक छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगी है, क्योंकि अब सबसे जरूरी था किसी भी तरह अपनी जान बचाना। लेकिन ये विद्रोही आर्मी कितनी खौफनाक हो सकती है, इसका अंदाजा तुम अभी लगाने वाले हो। वो लोग भी जंगल के अंदर घुस आते हैं और वहीं सील्स पर हमला शुरू कर देते हैं। लेफ्टिनेंट सैम सबसे पहले सबको छिपने का आदेश देता है और फिर अपनी मशीन गन उठाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। वो अकेले ही ऐसा कहर बरपाता है कि विद्रोही आर्मी के कई सिपाही एक एक करके गिरने लगते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त फाइट बैक के बावजूद सील टीम विद्रोहियों को पूरी तरह रोक नहीं पाती। चारों तरफ से और भी विद्रोही आने लगते हैं, तो मजबूरी में सील टीम फिर से पीछे हटने लगती है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट केविन के पैर में गोली लग जाती है और वो विद्रोही आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। इस तरह सील टीम के मेंबर्स एक एक करके कम होते जाते हैं और सबसे डरावनी बात ये होती है कि अब विद्रोही केविन पर भयानक टॉर्चर करने वाले हैं। अगर विद्रोही आर्मी को उनके पूरे मिशन का प्लान पता चल गया तो ये सील टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। इसलिए किसी भी हाल में केविन को रेस्क्यू करना जरूरी था। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि जिस रफ्तार से उन पर हमला हो रहा था, उस हालात में सबसे पहले उन्हें अपनी ही जान बचानी थी। मजबूरी में वो लोग केविन को वहीं छोड़कर बोट की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही विद्रोही आर्मी आरपीजी से हमला कर देती है और उनकी पूरी बोट को उड़ा देती है। अब तुम समझ ही सकते हो, इस जंगल से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने और पीछे दोनों तरफ से हथियारबंद विद्रोही गैंग था और जंगल खुद जानलेवा जालों से भरा हुआ था। लेफ्टिनेंट सैम अपने जूनियर कमांडो कार्टर को हौसला देता रहता है और हर हाल में टिके रहने के लिए मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद माहौल कुछ शांत होता है और आसपास फायरिंग भी कम हो जाती है। तब वो दोनों झाड़ियों के बीच खुद को छिपा लेते हैं। इसी दौरान विद्रोही आर्मी की एक टुकड़ी उन्हें खोजते हुए वहीं पहुंच जाती है। दोनों अपनी सांस तक रोकर बिल्कुल चुपचाप छिपे रहते हैं। किस्मत से विद्रोही उन्हें देखे बिना आगे निकल जाते हैं। उनके जाते ही ये दोनों झाड़ियों से बाहर आते हैं और पीछे से एक विद्रोही सैनिक को मार गिराते हैं। इसके बाद सैम उस सैनिक के कान में लगा ईयरफोन निकालकर अपने कान में लगाता है। उनकी बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि विद्रोही आर्मी असल में क्या ढूंढ रही है। उधर जंगल के बाहर आर्मी मेजर अल्वारो अपनी टीम के मारे गए सभी सोल्जर्स को एक गाड़ी में रखवाता है। तभी एक सोल्जर आकर उसे एक वीडियो देता है। उस वीडियो में साफ दिखता है कि सील टीम उन पर हमला कर रही है। अल्वारो कहता है कि यही अब उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और खुद को होस्टेज बताकर यूनाइटेड नेशन से सिंपैथी लेंगे। साथ ही वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि कोलंबियन आर्मी के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्सेस ने सीधे तौर पर आतंकी हमलों में हिस्सा लिया है और ये वीडियो उसका बड़ा सबूत होगा। इसके बाद वो केविन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर इस अनजान विदेशी जंगल में सील टीम के सिर्फ 2 लोग फंसे रह जाते हैं। उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बचा होता जिससे वो अमेरिकन बेस से कांटेक्ट कर सकें या अपने देश वापस लौटने का कोई रास्ता निकाल सकें। इसलिए अब सबसे पहले उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसके बाद किसी भी कीमत पर अमेरिकन बेस से कांटेक्ट करना उनका पहला टारगेट होगा और फिर बेस से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगला स्टेप फॉलो करना होगा। दोनों अपने पास रखा हुआ मैप निकालते हैं और उसे देखकर जंगल से
बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विद्रोही आर्मी का एक ग्रुप फिर से उसी जंगल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उधर अमेरिकन बेस में भी पूरी टीम से कांटेक्ट टूट जाने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच न्यूज में कोलंबिया में हुए उस हमले की खबर दिखाई जाती है और वहाँ ये बताया जाता है कि पूरा हमला अमेरिकन सील्स के सिर मढ़ दिया गया है। इधर सैम और कार्टर जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक लोकल इलाका दिखाई देता है। सैम अपना हथियार कार्टर के हाथ में देता है और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आता है। थोड़ी देर बाद उस घर से एक महिला बाहर आती है और कपड़े सुखाने के लिए बांधी हुई रस्सी ढूंढने लगती है। असल में वो रस्सी नहीं बल्कि एक पुरानी इलेक्ट्रिक वायर होती है जिसे वो कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, किसके घर में ऐसे पुराने तार टांग कर कपड़े सुखाए जाते हैं, कमेंट में जरूर बताना। सैम चुपचाप वो तार निकाल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सड़क किनारे एक इलेक्ट्रिक लाइन के पोल पर चढ़ जाता है और उसी तार से अपने पास मौजूद रेडियो को कनेक्ट करके ऑन करने की कोशिश करता है। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार रेडियो चालू हो जाता है और सीधा सिग्नल अमेरिकन बेस के ऑफिस तक पहुंच जाता है। सैम की पूरी कहानी सुनकर कमांडर स्कॉट हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे पहले वो पूछता है, क्या तुम लोगों ने सच में कोलंबियन आर्मी पर हमला किया था? तब सैम उसे अब तक हुई सारी घटनाएं बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कि इस मिशन में उनके 2 टीममेट्स मारे जा चुके हैं और एक अज्ञात विद्रोही ग्रुप उनके लेफ्टिनेंट केविन को पकड़कर अपने साथ ले गया है। ये सब सुनने के बाद कमांडर स्कॉट समझ जाता है कि असल में पूरा मामला क्या है। वो बताता है कि ये विद्रोही आर्मी यूगोस्लाविया से आई है और उन्होंने पूरा इल्जाम हमारी सील टीम पर डाल दिया है। इसके बाद वो सैम और कार्टर को एक लोकेशन और लैटिट्यूड कोड देता है और कहता है कि उन्हें वहीं पहुंचना होगा क्योंकि उनकी रेस्क्यू के लिए वहां अमेरिकन हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ कोलंबियन विद्रोही आर्मी के एक अस्थायी कैंप में दिखाया जाता है कि वो लोग केविन को पकड़ कर लाते हैं। उसे जबरदस्ती कैमरे के सामने बैठाया जाता है, बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और सिर पर गन रखकर उससे अपने आप को एक आतंकी संगठन का मेंबर मानने की कन्फेशन दिलवाई जाती है। इसके बाद वो लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमेरिकन बेस से बचे हुए 2 सील्स की लोकेशन पता करने के लिए वो लोग अमेरिकन सैटेलाइट की मदद लेते हैं। सैटेलाइट के जरिए लाइव लोकेशन देखकर हेलीकॉप्टर के पायलट को लगातार इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। उधर एक हेलीकॉप्टर सैम और कार्टर को रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंच जाता है और वो दोनों भी धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन उसी हेलीकॉप्टर को फॉलो करते हुए विद्रोही आर्मी का एक और ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर उन्हें उठा लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही विद्रोही तेजी से हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और भारी फायरिंग शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए पायलट हेलीकॉप्टर घुमा देता है और वहां से हट जाता है। अब कोई और रास्ता न देकर सैम और कार्टर आत्मरक्षा में फायरिंग करते हुए एक गैरेज में घुस जाते हैं। वहां से वो एक गाड़ी निकालते हैं और तेजी से उस इलाके से निकलने लगते हैं। सैम पीछे से फायर करता रहता है ताकि कार्टर को कवर मिल सके। इसी दौरान एक विद्रोही उनकी तरफ आरपीजी दाग देता है, लेकिन किस्मत से वो मिस हो जाता है और जाकर पास के एक पेड़ से टकरा जाता है। इस तरह वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं। उधर अमेरिकन बेस में न्यूज पर दिखाया जाता है कि वही यूगोस्लावियन मेजर एक वीडियो मीडिया में रिलीज कर चुका है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ अमेरिकन सील्स ही विद्रोही आर्मी पर फायरिंग कर रहे थे। और न्यूज में ये भी कहा जाता है कि एक अमेरिकन आर्मी ग्रुप सीधे तौर पर आतंकी हमलों में शामिल है। मतलब समझो हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। इन सारी घटनाओं को देखकर उसी वक्त अमेरिकन बेस पर खुद कर्नल डॉब्स पहुंच जाता है। आते ही वो कमांडर को उनकी टीम की इन बेवकूफाना हरकतों के लिए जोरदार डांट लगाता है। उधर विद्रोही आर्मी के कैंप में दिखाया जाता है कि केविन धीरे धीरे अपने बंधे हुए हाथों से 2 स्क्रू खोल लेता है, फिर अपने सामने पड़ी मैकडोनाल्ड्स की फ्यूल पेपर को उन दोनों नट्स के साथ लपेट देता है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करता है और अपने हाथों पर लगी टेप को उसी फ्यूल पेपर पर दबा देता है। अचानक वहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है और उसके हाथों की बंधन झलकर खुल जाती है। दूसरी तरफ सैम और कार्टर तलाश करते करते एक खाली घर का गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले वो वहाँ अपने कपड़े बदलते हैं। उसी दौरान टीवी पर न्यूज में उन्हें पता चलता है कि उनके टीममेट केविन से जबरदस्ती झूठा स्टेटमेंट दिलवाया गया है। तुरंत वो अमेरिकन बेस के कमांडर से कांटेक्ट करते हैं और आगे के मिशन की इंस्ट्रक्शंस मांगते हैं। जवाब में उन्हें बताया जाता है, पहले विद्रोही आर्मी के कैंप का पता लगाओ और वहाँ से केविन को रेस्क्यू करो। इसके बाद क्या करना है वो केविन खुद तुम्हें बताएगा, क्योंकि वो पहले से ही उनके कैंप के अंदर है और उनके प्लान्स भी जानता है। अगले दिन दोनों उस इलाके से निकलकर जंगल के किनारे किनारे तलाश करते हुए एक बहुत बड़ा घर देखते हैं। दूर से ही उन्हें साफ नजर आ जाता है कि वहाँ भारी संख्या में गार्ड तैनात हैं। इससे उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि यही विद्रोही आर्मी का कैंप है। उधर कैंप के अंदर केविन अपने हाथ पूरी तरह आजाद कर लेता है। जैसे ही एक गार्ड उसके पास आता है, केविन उसे मार गिराता है और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर बाहर सैम एक गाड़ी लाता है। उस
उस गाड़ी के अंदर ग्रेनेड डाल देता है और उसे कैंप के अंदर की तरफ लुढ़का देता है। जोरदार धमाके के साथ पूरे इलाके में आग फैल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैम और कार्टर भी कैंप के अंदर घुस जाते हैं। धमाके की आवाज सुनते ही सारे गार्ड अपनी राइफलें लेकर बाहर निकलने लगते हैं। उधर अंदर केविन भी एक एक करके गार्ड्स को मारता हुआ बाहर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही केविन और सैम मेन गेट तक पहुंचते हैं, तभी बाहर से गार्ड्स एक और गाड़ी लेकर वहां आ जाते हैं। तीनों जल्दी से उसी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। सबसे पहले वो एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां कोलंबियन आर्मी के मेजर को रखा गया होता है। सैम चालाकी से एक एप्रन चुरा लेता है और डॉक्टर के भेस में उस रूम की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जो भी गार्ड आता है उसे मारता हुआ वो आसानी से अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर वो उस जनरल को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि उस ड्रग लॉर्ड का ठिकाना क्या है और ये विद्रोही आर्मी उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। मेजर बताता है कि वो लोग भी उसी ड्रग लॉर्ड का पता लगाने निकले थे, लेकिन उस ड्रग लॉर्ड ने उनकी पूरी यूनिट को मरवा दिया। वो ये भी बताता है कि ये विद्रोही आर्मी असल में उसी ड्रग लॉर्ड के लिए काम कर रही है। इसके बाद मेजर सैम को एक एड्रेस देता है जहां से ड्रग्स का पूरा धंधा चलाया जा रहा होता है। सारी बात सुनने के बाद सैम मेजर को छोड़ देता है। अब सैम ये सोचने लगता है कि विद्रोही आर्मी के लीडर अल्वारो को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि अगर लीडर हाथ लग गया तो वो सीधे उस डार्क लॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। मेजर के बताए हुए पते पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहां विद्रोही आर्मी का एक और बहुत बड़ा अड्डा है, लेकिन ये अड्डा बेहद सख्त सिक्योरिटी में है। चारों तरफ कांटेदार तार लगे हुए हैं और सबसे खतरनाक बात ये है कि उन तारों में 12,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, मतलब छूते ही सीधा ऊपर पहुंचने का खतरा। ऐसे में वो अंदर घुसने का कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक एक्स्ट्रा पानी की लाइन दिखाई देती है जिससे अंदर का गंदा पानी बाहर निकल रहा होता है। साफ है कि ये पाइपलाइन अंदर से ही आ रही है। सैम एक ऑक्सीजन पाइप लेता है और उस पानी के टैंक की लाइन के जरिए नीचे उतरने लगता है और बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ बाकी टीम इंतजार करती रहती है कि अगर सैम अंदर पहुंच गया और उन्हें सिग्नल दिया तभी वो लोग इस तार को पकड़ पाएंगे। पानी की पाइप से अंदर जाते समय आधे रास्ते में ही सैम का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इसके बावजूद वो और तेजी से तैरता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाकर उसे दिखता है कि पाइप का मुंह रॉड से अच्छे से बंद किया गया है। अब वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं। उसकी सांस भी कम होने लगी थी। वो बार बार उस रॉड पर लात मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही उसकी सांस लगभग खत्म होने लगती है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोर की लात मारता है और रॉड टूट जाती है। सैम तुरंत पानी से बाहर निकलता है और गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है। उसके बाद वो जनरेटर रूम की तरफ बढ़ता है और जनरेटर के अंदर एक मुट्ठी मिट्टी डाल देता है। कुछ ही देर में जनरेटर बंद हो जाता है और सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कट जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाहर से टीम तार काट कर अंदर घुस जाती है। वहाँ एक गार्ड जनरेटर रूम में जाकर चेक करता है और रिपोर्ट करता है कि डीजल फिल्टर में गंदगी जम गई है। इस मौके पर सैम बाहर से उस गार्ड को मार देता है। फिर वो गेट के सामने खड़े एक और गार्ड को भी मार देता है। इसके बाद टीम आसानी से अंदर प्रवेश कर लेती है। बाकी दो लोग भी अंदर पहुंचते ही सैम जनरेटर को फिर से चालू कर देता है। अब जिम गार्ड अपने सीसीटीवी से पूरे एरिया की निगरानी करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में उनके अंदर टीम अंदर घुस चुकी है। भीतर पहुंचकर सील टीम सबसे पहले उस गार्ड को मार देती है और पूरे रूम की तलाश करते हुए महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा करने लगती है। उधर बाहर विद्रोही आर्मी भी पहुंच चुकी है और गेट के सामने खड़ी होकर गार्ड को बुलाने लगती है ताकि गेट खोला जा सके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका गार्ड पहले ही ऊपर चला गया है और वो लोग अंदर नहीं आ सके क्योंकि गेट में 12,000 वोल्ट का करंट लगा हुआ है। लेकिन अल्वारो देख लेता है कि उनके गार्ड अंदर मरे पड़े हैं। वो अपनी टीम को अलर्ट करने ही वाला होता है कि अंदर से सील टीम उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। उसी पल वहाँ भयंकर गोलीबारी छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर में और विद्रोही सैनिक पहुंचने लगते हैं और चारों तरफ से घेर कर नेवी सील्स पर लगातार शूट आउट शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान एक गोली उस इलेक्ट्रिक गेट से टकरा जाती है, जिससे जोरदार स्पार्क निकलता है और पूरा गेट उठ कर गिर जाता है। अब सारे विद्रोही अंदर घुसने लगते हैं और सील टीम कवर लेते हुए पीछे हटने लगती है। एक तरफ कार्टर और केविन विद्रोहियों पर फायर करके कवर देते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैम एक गाड़ी के अंदर मिट्टी भरना शुरू कर देता है। सारी गाड़ी मिट्टी से भरने के बाद सैम उसे स्टार्ट करता है, एक्सेलरेटर पर एक पत्थर अटका देता है और गाड़ी को बाहर की तरफ छोड़ देता है। दूर से विद्रोही आर्मी को लगता है कि शायद सील टीम उसी गाड़ी में भाग रही है। जैसे ही वो आरपीजी से फायर करते हैं, पूरी गाड़ी उनकी आंखों के सामने उड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सील टीम पीछे वाले दरवाजे से आराम से निकल जाती है और सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सैम कमांडर स्कॉट को कॉल करता है। कमांडर स्कॉट बताता है कि किसी भी हालत में उन्हें इस पूरे मिशन का पुख्ता सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकें, क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिकन आर्मी को सीधे तौर पर आतंकी हमलों से जोड़ा जा रहा है। ये बात सुनते ही सैम को याद आता है वो कैमरा जिसे उन्होंने मिशन शुरू होने से पहले सेट किया था। अगर खुद को बेगुनाह साबित करना है तो वही कैमरा उनका इकलौता सहारा है।
लेकिन दिक्कत ये है कि वो कैमरा उसी खतरनाक विद्रोही आर्मी के कैंप के पास पड़ा है जहाँ से वो अभी अभी जान बचाकर निकले हैं। उस कैमरे में साफ दिखेगा कि कैसे विद्रोही आर्मी ने उनके 2 सील साथियों को मारा था, इसलिए चाहे जान चली जाए उस कैमरे को वापस लाना ही होगा। यही सोचकर वो तीनों फिर से जंगल के रास्ते उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद दूर से दिखाई देता है कि विद्रोही आर्मी का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही वे जंगल में छिप जाते हैं। अब ये फ्रंट लाइन में नहीं बल्कि पीछे से और पेड़ों पर छिपे हुए एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अति सटीक रणनीति अपनाकर वो धीर टीम के लोगों को एक एक करके सफाया करने लगते हैं। जब कार्टर अल्वारो पर हमला करने वाला होता है उससे पहले ही अल्वारो समझ जाता है और पलटकर कार्टर पर हमला कर देता है। इस बीच सैम वहां पहुंचता है और दोनों के बीच कड़ी चाकू की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक मोड़ पर अल्वारो पूरी चाकू सैम के हाथ में फंसा देता है। सैम उसे आंख पर वार करके दूर हटा देता है, फिर चाकू निकालकर अल्वारो की गर्दन पर रख देता है और उसे मारने वाला होता है। इसी बीच वहां कोलंबियन आर्मी के मेजर रामिरेज पहुंच जाते हैं। वो सील टीम और सैम पर बंदूक तान लेते हैं और अल्वारो को छोड़ने का आदेश देते हैं और वहीं मेजर रामिरेज अपनी असली पहचान प्रकट कर देता है। हाँ, वही मेजर जो पहले सील टीम को बताता रहा कि कोलंबियन ड्रग लॉर्ड राफाएल हेरा है, असल में वही कोलंबियन आर्मी मेजर रामिरेज है। उसने युगोस्लाविया की आर्मी को यह खबर दी थी कि उनके देश में हुए आतंकी हमले में कोलंबियन आर्मी के साथ अमेरिकन आर्मी भी शामिल है। इस समय अल्वारो को अब यह पता चलता है कि जिस हमले में उसकी पत्नी और बेटा मारे गए थे उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मेजर रामिरेज था। युगोस्लाविया के डेटाबेस के अनुसार यह हमला उसी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। अब अल्वारो के लिए सब कुछ साफ हो जाता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। मेजर रामिरेज अल्वारो को आदेश देता है कि सील टीम के सभी सदस्यों को गोली मारकर मार डालो, लेकिन अल्वारो भावुक होकर बोलने लगता है, तो तू वही कुत्ता है जिसने मेरी पत्नी और बेटे को मारा। ये सुनते ही मेजर रामिरेज किसी भी मौके को गंवाए बिना अल्वारो पर फायर कर देता है। इसी मौके पर बाकी 2 सील अपने हाथ में पकड़ी चाकू फेंककर रामिरेज की बाकी 2 चालरों की तरफ मारते हैं। गोलियां खाने के बावजूद अल्वारो इस स्थिति में ही मेजर रामिरेज पर फायर करता है। इस तरह से इस ड्रग लॉर्ड का राज खत्म हो जाता है। अब सील टीम और अल्वारो समझ जाते हैं कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वे सिर्फ राजनीति का शिकार थे। सील टीम को अपने निर्दोष होने का सबूत देने के लिए अल्वारो अपने बस्ट पर लगे लाइव कैमरे को सैम को देता है। इस कैमरे में रामिरेज द्वारा कही गई सारी बातें रिकॉर्ड हैं। सीन शिफ्ट होने पर अमेरिका में दिखाया जाता है कि मृत हुए 2 सील कमांडो स्टीव और ग्रेग को सम्मान के साथ राज्य स्तर की श्रद्धांजलि दी जाती है। सील टीम अपने निर्दोष होने को साबित करने में सफल होती है। साथ ही पूरे कोलंबिया को गृह युद्ध के खतरे से बचाने और इस कुख्यात ड्रग लॉर्ड के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए उस सील टीम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा उच्च सम्मान और खिताब से नवाजा जाता है। यहीं पर यह मूवी का खात्म होती है।